सात दिन 7 सवाल 3 बार पोस्टमार्टम। हरियाणा के भिवानी में 18 साल की एक स्कूल की टीचर मनीषा हत्याकांड में ट्विस्ट पर ट्विस्ट आते जा रहे हैं। जहां एक तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैरतअंगेज खुलासे हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस डेथ मिस्ट्री में लॉरेंस गैंग की भी एंट्री हो गई है। इतना ही नहीं, टीचर मनीषा का अंतिम संस्कार से पहले भिवानी रोहतक के बाद दिल्ली एम्स में तीसरा पोस्टमार्टम हुआ और लॉरेंस गैंग का इस केस में एंट्री लेना एक नया मोड़ आ गया है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं क्या है पूरा मामला। तारीख 11 अगस्त, जगह भिवानी, हरियाणा। दिन धीरे धीरे ढल रहा था। सूरज की लाली अपनी धीमी गति से छुपती जा रही थी और शाम का वक्त होने को था। पूरे घर वाले परेशान थे। हर गली हर मोहल्ला परिजन खाक छान चुके थे, लेकिन मनीषा की कोई खबर ही नहीं थी। फिर अचानक मनीषा 13 अगस्त को मुर्दा मिलती है, जिससे इलाके में सनसनी फैल जाता है। काफी दूर से चलकर आए हैं ये लोग, राजनीति को रोटी से तौलने, सियासत को मौत से तौलने, जोम को जिलत से तौलने। खाली हाथ खाली पैर सिर्फ कैंडल उठाए हौसले के थाल पर। बताइए हुजूर कब सुनेंगे आप? हरियाणा के भिवानी जिले में 19 वर्षीय शिक्षिका मनीषा की हत्या के मामले ने प्रदेश भर में आक्रोश और विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। मनीषा 11 अगस्त को स्कूल से लौटने के बाद नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन संबंधित जानकारी लेने गई थी, जिसके बाद वो लापता हो गई। 2 दिन बाद यानी 13 अगस्त को शव खेत में मिला। इस घटना ने लोगों को झकझोर दिया है और तेज न्याय की मांग को बुलंद कर दिया है और इस हत्याकांड ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले में सरकार ने विवाद को विराम लगाने के लिए एसपी मनवीर सिंह को हटाकर नए एसपी की तैनाती की है। वही एसएचओ, एएसआई सहित 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड भी किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के बयान में बताया गया है कि 18 साल की मनीषा की हत्या के कारण शव को घटना स्थल पर फेंका गया है, क्योंकि 11 अगस्त को ही मनीषा की हत्या कर दी गई थी और उसकी बॉडी सड़ने लग गई थी। 13 अगस्त को मनीषा की लाश मिली थी। तो वही इस हत्याकांड में अब नया ट्विस्ट आ गया है। पूरे मामले में एक नोट मिलने के बाद अब पुलिस का कहना है कि मनीषा की हत्या नहीं हुई थी, बल्कि उसने कीटनाशक दवा खाया था। वही शिक्षिका का गला भी नहीं रेता गया था, बल्कि उसे जानवरों ने नोचा था। इस संबंध में बीती रात को 25 सदस्यीय कमेटी की मीटिंग हुई है। पुलिस का दावा है कि मनीषा के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है। विसरा रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। दरअसल भिवानी की मनीषा केस में 13 अगस्त के बाद से ही बवाल हो रहा है। प्रदेश भर में जगह जगह रोष प्रदर्शन शुरू हो गया है। बेटी को न्याय दिलाने की मांग पर लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। ऐसे में हम आपको पूरे 7 दिन की कहानी बताने जा रहे हैं। इस कहानी की शुरुआत वैसे तो 11 अगस्त को हुई थी, लेकिन 13 अगस्त को लापता मनीषा का शव लोहारू के सिंघानी गांव में नहर के पास खेत में मिला था। उसके गले पर काटने के निशान थे। इस पर हत्या का मामला दर्ज किया गया और कहा गया कि गला काटकर हत्या की गई है और इस पर परिजन भड़क गए, क्योंकि 11 अगस्त को जब मनीषा लापता हुई तो परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने कहा कि वो भाग गई होगी और शादी करके लौट आएगी और 12 अगस्त की शाम को मामला दर्ज किया गया। 14 अगस्त को अस्पताल में धरना प्रदर्शन। 14 अगस्त को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद परिजनों ने शव को लेने से इनकार कर दिया और कहा कि जब तक आरोपी नहीं पकड़े जाए तब तक शव नहीं लिया जाएगा। इस पर फिर अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। बाद में ढिंगावा मंडी में धरने पर परिजन और ग्रामीण बैठ गए। बाद में 15 अगस्त को नायब सिंह सैनी सरकार ने लापरवाही पर एसपी मनवीर सिंह को हटा दिया और लोहारू पुलिस चौकी के एसएचओ सहित 5 कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। गौरतलब है कि इस पूरी प्रक्रिया में
3 बार युवती के शव को पोस्टमार्टम किया गया है। पीजीआई रोहतक के डॉक्टर कुंदन सिंह ने कहा कि मनीषा के साथ कोई रेप नहीं हुआ है। घुटनों पर 2 छोटे छोटे निशान मिले हैं। शरीर के अंग के टुकड़ों की जांच की गई है और गर्दन पर जानवर ने काटा है। उन्होंने कहा कि तेजधार हथियार से काटने से अलग तरह के निशान होते हैं। 17 अगस्त से लेकर अब तक धरना प्रदर्शन। ढानी लक्ष्मण निवासी शिक्षिका मनीषा की मौत प्रकरण में लगातार धरना प्रदर्शन होते रहे। परिजन और ग्रामीणों ने लगातार हाईवे जाम की। 18 अगस्त को मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। अचानक पुलिस ने दावा किया कि सुसाइड नोट बैग से मिला है और मनीषा ने जिस दुकान से कीटनाशक दवा खरीदा था वहां से भी पुष्टि हुई है। उधर पीजीआई में फिर से पोस्टमार्टम में जहर की पुष्टि हुई तो ढिगावा मंडी के रेस्ट हाउस में ग्रामीणों की मौजूदगी में धरना कमेटी के सदस्यों और पीड़ित परिवार के बीच रात 12:30 बजे तक चली। पुलिस ने दावा किया कि नोट में मनीषा ने लिखा है, मैं मेरी वजह से आप दोनों को प्रॉब्लम में नहीं देख सकती। आप दोनों ने मेरी खातिर बहुत कुछ किया है और वैसे भी मेरे से सब दुखी थे। मैं सबकी बातें, जमाने की बातें सोचती हूँ और फिर भी दुखी हो रही हूँ। ना मैं गलत थी और ना मैंने कुछ गलत काम किया। बस मैं पेरेंट्स का ड्रीम पूरा करना चाहती थी। मैं बीएससी नर्सिंग कर रही थी क्योंकि NORCET क्रैक किया था और एक नर्सिंग ऑफिसर बनकर अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहती थी। लेकिन मैं आप दोनों पर बोझ नहीं बन सकती। आई एम सॉरी मम्मी पापा, मैंने कभी आप दोनों को हर्ट किया हो तो, और आप दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता हो। थैंक यू मुझे ये जिंदगी देने के लिए मम्मी और पापा। मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे एक राजकुमारी की तरह पाला। कोई हो तो प्लीज मेरे पेरेंट्स का ख्याल रखना। तो वही इस पूरे मामले को लेकर भिवानी के एसपी सुमित सिंह ने कहा कि भिवानी में लेडी टीचर मनीषा की मेडिकल रिपोर्ट पुलिस को मिल गई है। पुलिस ने बताया कि रिपोर्ट में डॉक्टरों ने कहा है कि मौत कीटनाशक की वजह से हुई है। मनीषा की बॉडी में कीटनाशक मिला है। उसने कीड़े मारने वाली दवा का सेवन किया था। एसपी सुमित कुमार ने बताया कि हमें मनीषा की मेडिकल रिपोर्ट मिल गई है। मनीषा की बॉडी से किसी तरह का सीमन नहीं मिला। इससे पता चलता है कि उसके साथ रेप जैसी कोई ज्यादती नहीं हुई है। मनीषा के चेहरे पर किसी तरह का एसिड या केमिकल नहीं मिला है। शव की आंख और गर्दन को जानवरों ने नोचा था और ये भी बताया कि मनीषा के नोट की हैंडराइटिंग भी मैच हो गई है। फेलियर माना जाएगा? बिल्कुल फेलियर है। आप अपने ANI की 22 जिलों की फीड्स उठा लो, ऐसा कोई दिन नहीं होगा किसी ज़िले में क्राइम रिपोर्ट ना हो। जींद में तो 1 महीने में 12 मर्डर हुए एक ज़िले में। गुड़गांव की क्या हालत है। यमुनानगर के अंदर जिन लोगों को पुलिस सिक्योरिटी दी गई उनके घर के बाहर गोलियां रात को चलती है। ये साफ दिखता है कि आज जो भय होता है वो भय लॉ का ख़त्म हो चुका है और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ प्रदेश में बढ़ रही है। भूषण जी, प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर अभय चौटाला का बयान आया है कि इनेलो की अगर सरकार हरियाणा में आती है तो अपराधी है वो चलो अभी तो छोड़ देंगे या फिर अभी जो करंट सरकार है उसका कर्तव्य है, किसकी आएगी वो तो समय बताएगा। जिसके पास आंकड़े होंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा, वो अलग बात है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मॉनिटर करना मुख्यमंत्री का काम है। गृह मंत्री के तौर पर ये जिम्मेवारी उनकी है। और आज अगर लॉ एंड ऑर्डर बैड टू वर्स्ट हो रहा है, बद से बदहाल हो रहा है, तो ये साफ है कि मुख्यमंत्री का पुलिस पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। ठीक है। और पोस्टमार्टम की दोनों रिपोर्ट्स के आधार पर उन्होंने अपनी ओपिनियन दी। और जैसा मैंने बताया कि हमारे हम सब जानते हैं कि ये रोहतक में हमारा सबसे पुराना, सबसे रेप्यूटेड हॉस्पिटल है और काबिल डॉक्टर हैं। और हमारी जो फॉरेंसिक साइंस लैब्स हैं वो भी राष्ट्रीय स्तर की हैं और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक वो अपने सभी टेस्ट करते हैं। तो ये जो निर्णय हुआ CBI को देने का, किसी भी तरीके से कोई उनकी, हमारे जो वैज्ञानिक हैं और जो हमारे डॉक्टर हैं उनकी निष्ठा और काबिलियत पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, बल्कि क्योंकि परिवार की मांग थी और ये ट्रांसपेरेंसी की एक जो कमिटमेंट है सरकार की, उसके तहत
कि सब कुछ ट्रांसपेरेंटली किया जाए और जन भावना का ध्यान रखते हुए ये निर्णय लिया गया। और इसमें जैसे ही परसों रात डिमांड आई उसको तुरंत मान करके इस केस को जल्दी ही ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसकी प्रक्रिया है पूरी करके ये CBI को चला जाएगा। और जिन परिस्थितियों में भी ये एक प्रकरण हुआ, ये सारा घटनाक्रम, वो सारी परिस्थितियां भी इसमें निकल करके CBI की जांच में सामने आ जाएंगी। तो इस सारे प्रकरण में बहुत सारे लोग, सामाजिक लोग और दूसरे लोगों ने बड़ा अच्छा इसमें एक रोल अदा किया। उन्होंने समझदारी से काम लेते हुए, जब एक स्टेज आई जब वो मॉब था जो लीडरलेस हो गया, कोई नेता नहीं था, तो उस वक्त काफ़ी लोगों ने अच्छा एक रोल प्ले किया, उन सबका धन्यवाद। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने, आपने देखा कि भ्रामक और एक तथ्यात्मक रूप से गलत प्रचार भी करके गैर जिम्मेदाराना एक माहौल बनाने का प्रयास किया, अराजकता का एक माहौल बनाने का प्रयास किया, कुछ सुर्खियाँ बटोरने के लिए कुछ शरारती तत्व, वो भी ऐसे लोग बीच में, ऐसे जब आंदोलन होते हैं आप जानते हैं कि वो आ जाते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कुछ कार्रवाई की गई है। लेकिन इस सब के बाद कुछ सवाल है जिनके जवाब तलाशने बेहद ही जरूरी है। चलिए बताते हैं क्या है वो सवाल। 13 अगस्त को 18 साल की प्लेवे टीचर मनीषा का शव मिला था, लेकिन पुलिस ने शव मिलने के बाद ही CCTV क्यों नहीं खंगाले? अगर युवती ने जहरीला पदार्थ निगला था तो उसकी दुर्गंध से मौके से ही पता चल जाता है, और 6-7 दिन बाद यह बात कहां से आई? अहम बात है कि पहले 2 बार किए गए पोस्टमार्टम में जहर खाने की बात क्यों नहीं पता चली? युवती के शव को जानवरों ने नोचा था और गले पर 29 mm का गहरा घाव था। क्या इतना बड़ा जख्म काटने से बन सकता है? यदि जानवरों ने खाया भी तो शरीर के दूसरे हिस्से कैसे जानवरों से बच गए? साथ ही जहरीले पदार्थ का उन पर असर नहीं हुआ। अहम बात है कि पुलिस को शव के पास से कीटनाशक की शीशी क्यों नहीं मिली? युवती ने कहां पर जहर निगला और फिर स्कूल और दुकान से करीब 2 किलोमीटर दूर खेतों में कैसे पहुंची? क्या किसी ने इस बीच उसे नहीं देखा? मनीषा के पिता ने बयान दिए थे कि 11 अगस्त को शाम को 6:30 बजे के करीब बेटी के फोन से कॉल आई थी, लेकिन जल्दी कॉल कट गई, फिर फोन बंद हो गया। रात को 12 बजे फिर मिस कॉल आई। ऐसे में यदि मनीषा की मौत हो चुकी थी तो फिर मिस कॉल किसने की और बेटी का फोन अब तक कहां है? मनीषा को ऐसी क्या परेशानी थी कि उसने अपनी जान दे दी? क्योंकि परिजनों ने परेशानी या मानसिक तनाव को लेकर कुछ नहीं कहा। इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने से पुलिस क्यों बच रही है? हालांकि IGI पुर ने कुछ सवालों के जवाब दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि जहर का असर शरीर खाने वाले जानवरों पर क्यों नहीं हुआ। इस पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट वाले डॉक्टर ने भी बताया है कि जहर शरीर के पूरे हिस्सों में नहीं जाता है, पेट में कुछ हिस्सों में गया था। वही पहले दिन से नोट मिलने के बाद उन्होंने कहा कि क्योंकि मामले की जांच चल रही थी इसलिए यह जानकारी शेयर नहीं की गई। IG ने कहा है कि बेटी ने क्यों जान दी इसकी जांच चल रही है, लेकिन सुसाइड नोट में सब क्लियर है। तो वही इस सब के बाद लॉरेंस गैंग को ये जवाब कुछ खासा पसंद नहीं आया और अब इस केस में लॉरेंस गैंग की भी एंट्री हो गई है। इस बीच मामले ने नया मोड़ तब लिया जब लॉरेंस बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर धमकी भरा पोस्ट जारी किया। इस पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ढिल्लो के नाम से लिखा गया कि अगर हरियाणा पुलिस न्याय देने में नाकाम रही तो उनका गैंग हत्यारे को सजा देगा। गैंगवार के इस एंगल ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता खड़ी कर दी है। माना जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग इस हाई प्रोफाइल केस का इस्तेमाल हरियाणा में अपना वर्चस्व दिखाने के लिए कर रहे हैं। स्थिति तब और बिगड़ गई जब कनाडा में बैठे बिश्नोई गैंग के सहयोगी गोल्डी ढिल्लो ने उसी पोस्ट में कनाडा के बैम्पटन में सोनू छठा की हत्या की जिम्मेदारी भी ली। ढिल्लो ने दावा किया कि सोनू छठा सांसद धानवा की हत्या की साजिश में शामिल था और लॉरेंस के नाम पर रंगदारी वसूल रहा था। लॉरेंस बिश्नोई इस समय जेल में है और गोल्डी ढिल्लो विदेश से सक्रिय है। ऐसे में अधिकारियों को डर है कि यह मामला प्रदेश में गैंगवॉर को और भड़का सकता है और कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है।
मनीषा के परिवार और ग्रामीणों ने लगातार सीबीआई जांच की मांग की थी। भिवानी में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन दिया कि इस मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। गौरतलब है कि लगभग 19 साल पहले हुए कविता चौधरी हत्याकांड से तत्कालीन सपा सरकार हिल गई थी। एक ऐसा हत्याकांड जिसने मुलायम सरकार की नींद उड़ाकर रख दी थी। मुलायम सरकार के कई मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा था। सियासी हलके में तूफान आ गया था। मेरठ यूनिवर्सिटी के लेक्चरर रही कविता चौधरी के कई नेताओं से शारीरिक संबंध थे। इस हत्याकांड की परतें जब सामने आई तो सपा सरकार की हालत ठीक उसी तरह हो गई जिस तरह जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। 23 अक्टूबर 2006 को मेरठ स्थित चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की लेक्चरर डॉक्टर कविता चौधरी बुलंदशहर स्थित अपने गांव से मेरठ के लिए निकली थी। घर वालों ने मेरठ पहुंचने की जानकारी के लिए 24 अक्टूबर को नंबर मिलाया तो मोबाइल बंद मिला। दूसरे दिन तक फोन बंद रहने के साथ कविता से बात नहीं हो सकी। अनहोनी की आशंका पर 25 अक्टूबर को भाई सतीश मलिक ने यूनिवर्सिटी पहुंचकर जानकारी करने की कोशिश की तो लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। कविता के परिचितों से संपर्क करने पर भी कोई जानकारी नहीं मिली। आखिरकार 27 अक्टूबर को मेरठ के सिविल लाइन थाने में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 23 अक्टूबर 2006 को डॉक्टर कविता चौधरी का अपहरण कर मर्डर कर दिया गया था। जांच में सामने आया कि कविता के कई नेताओं से शारीरिक संबंध थे। उसने इसकी अश्लील सीडी बना ली थी और इसके जरिए ब्लैकमेलिंग का धंधा कर रही थी। इस हत्याकांड की परतें जब सामने आई तो तत्कालीन मुलायम सरकार हिल गई थी। मेरठ के तत्कालीन एसएसपी नवनीत सिकेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविंद्र को पेश करते हुए बताया कि कविता की हत्या कबूल कर ली है। इस दौरान रविंद्र प्रधान ने जो खुलासे किए उससे यूपी की तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार हिल गई। बताया कि कविता के संबंध रालोद नेता और 2 सितंबर 2006 को सिंचाई मंत्री पद से इस्तीफा देने वाला डॉक्टर मिराजुद्दीन समेत कई अन्य रसूखदारों से है। कविता चौधरी के उनसे शारीरिक संबंध थे और उसने अश्लील सीडी भी बना ली थी। इसके बाद अलीगढ़ निवासी योगेश के साथ मिलकर सबको ब्लैकमेल कर रही थी। रविंद्र ने पुलिस की मौजूदगी में मीडिया के सामने खुलासा किया था कि सीडी के जरिए पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर मिराजुद्दीन से 35 लाख रुपए वसूले थे। रविंद्र के मुताबिक कविता के पास चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के पूर्व पीसी आरपी सिंह और ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कुंवर विजेंद्र सिंह की भी अश्लील सीडी थी। रविंद्र ने बताया कि वसूली की रकम के बंटवारे को लेकर कविता से झगड़ा हो गया था। वसूली की रकम में वह बड़ा हिस्सा चाहती थी। इससे परेशान होकर उसने योगेश के साथ मिलकर कविता की हत्या का प्लान बनाया। इसके बाद दोनों 24 अक्टूबर को कविता को इंडिगा कार से बुलंदशहर की तरफ ले गए। रास्ते में लाल कुआं में जूस पिया। उसने कविता के जूस में नशीली गोलियां मिला दी थी। बेहोश होने पर दादरी से एक लुंगी खरीदकर कविता का गला घोट दिया। कुछ दूर आगे चलकर लाश सनोटा पुलिस से नहर में फेंक दी। इसके बाद पुलिस ने नहर में तलाश शुरू कर दी, लेकिन कविता की लाश नहीं मिली। ऐसे ही कुछ हुआ था एक कवित्री के साथ। 24 साल की उम्र में ही कवि सम्मेलनों की रौनक बन चुकी मधुमिता शुक्ला मंत्री के चंगुल में ऐसी फंसी कि फिर जान देकर ही बाहर निकल सकी। यूपी की मधुमिता की हत्या में मंत्री और उसकी पत्नी को उम्र कैद तो हुई, मगर उन्हें वक्त से पहले ही रिहा किया गया, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि लव, भरोसा, धोखा के बाद मर्डर और फिर कोर्ट की दहलीज तक पहुंचने वाली इस कहानी ने कैसे यूपी की सियासत की जड़ें हिलाकर रख दी थी। मधुमिता शुक्ला की हत्या का मामला सत्ता, प्रेम, धोखा और साजिश की परतों में लिपटा एक सनसनीखेज अपराध है। एक उभरती कवित्री और एक प्रभावशाली मंत्री के बीच के रिश्ते तब सामने आए जब सीबीआई जांच में महंगे होटलों के बिल, गिफ्ट्स, प्रेम पत्र और डायरी की दर्द भरी बातें सामने आई। साल 2000 से 2001 के बीच मंच पर ही उसकी मुलाकात हुई तत्कालीन बीएसपी सरकार में प्रभावशाली मंत्री और पूर्वांचल के बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी से। इसके बाद शुरू हुआ मुलाकातों का दौर। 7 माह की गर्भवती मधुमिता की 9 मई 2003 को लखनऊ में हत्या कर दी गई। वजह बनी उसका बार बार ऑपरेशन से इनकार और शादी की मांग। हत्या की साजिश अमरमणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी मधुमणि और रिश्तेदारों ने मिलकर रची।
डीएनए जांच और मधुमिता की डायरी ने सच्चाई उजागर की। मधुमिता और अमरमणि में कितनी नजदीकियां थी यह तब मालूम हुआ जब मधुमिता की हत्या हो जाने के बाद सीबीआई सबूत जुटाते जुटाते होटलों के बिल्स तक पहुंची। इनमें हवाई जहाज के टिकटों से लेकर देश विदेश की यात्राओं की डिटेल्स थी। महंगे गिफ्ट्स के बिल, डायरी और खत भी मिले। यह सब कुछ दो तरफ इशारा कर रहे थे। एक मधुमिता की किसी प्रभावशाली से करीबियत थी और दूसरा कि वह गर्भवती है। डायरी के इन्हीं पन्नों में एक जगह मधुमिता ने किसी को मंत्री जी कहकर संबोधित किया है। उसने लिखा है, आपको खुद से जोड़ते हुए कुछ शेर लिखकर भेज रही हूँ। पसंद आए तो हमें याद कीजिएगा, याद आए तो हमें फोन कीजिएगा। सीबीआई की मेहनत, एक बहन की लड़ाई और डायरी के शब्दों ने वो कर दिखाया जो सत्ता और पैसों की चालों से दबाया जा रहा था। 2007 में अदालत ने अमरमणि समेत 5 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। लिहाजा बीजेपी सरकार महिलाओं के सम्मान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। महिलाओं के सम्मान में रैलियां निकाली जाती हैं और चुनावी मंच से बड़े बड़े तकरीरें भी दी जाती हैं। लेकिन आज महिलाओं का हश्र क्या है वो किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि देश आज इंसाफ मांग रहा है। आखिर मनीषा जैसे और बेटियों के परिवार को इंसाफ कब मिलेगा, आज पूरा देश जानना चाह रहा है। बहरहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।